निशा खुशी खुशी होली की सारी तैयारी कर रही थी। पिछले साल की तरह इस बार भी उसके दीदी और जीजा जी भी घर पर आने वाले थे। इस बार तो उसकी दीदी काजल प्रेग्नेंट थी, तो वह दीदी के आने को लेकर बहुत उत्साहित थी। होली के बाद उसकी दीदी डिलीवरी के लिए आगे भी रुकने वाली थी, इसलिए वह अपने साथ अपना सारा सामान भी लेकर आई थी। निशा ने अपनी दीदी को देखते ही खुशी से उसे गले लगा लिया। काजल भी अपने मम्मी पापा और बहन से मिलकर बहुत खुश हुई। होली के दिन उसका पति मयंक भी वहीं रुकने वाला था। मयंक ने जब निशा को देखा तो देखता ही रह गया। वह उसे पूरे 8 महीने के बाद देख रहा था। 8 महीने पहले वह अपने सास ससुर की शादी की सालगिरह पर यहाँ आया था, तब उसने निशा को देखा था। 8 महीने में ही निशा का रूप और भी निखर गया था। उसके गोरे बदन को देखकर मयंक का मन बहकने लगा था। जब निशा चाय नाश्ते की ट्रे लेकर आई और उसने अपने जीजा जी की ओर चाय का कप बढ़ाया, तो चाय लेने के बहाने मयंक ने उसकी उंगलियों को अजीब तरीके से छू लिया। निशा को करंट सा लगा। वह घबरा कर मयंक की आंखों में देखने लगी, तो मयंक की आंखों में शरारत देखकर उसे थोड़ा अटपटा लगा। वैसे भी पहले से ही अपने जीजा जी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। शुरुआत से ही उसे लड़कों से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं था। उसकी परवरिश ऐसे ही की गई थी। शुरुआत से ही वह बस पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में ही ध्यान देती थी। लड़कों में उसे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगता था कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उसके जीवन में जो सही लड़का होगा वह अपने आप ही आ ही जाएगा। इसलिए कभी उसने लड़कों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तभी तो वह रिश्तेदारों के लड़कों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी। दीदी की शादी के बाद जीजा जी ने उससे हंसी मजाक करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन निशा के गंभीर स्वभाव के आगे उसके सारे प्रयास असफल हो गए थे। वैसे भी शादी के बाद से ही मयंक निशा के पीछे लट्टू हो गया था। हालांकि उसकी पत्नी काजल भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि पराई थाली में घी ज़्यादा दिखाई देता है, उसी प्रकार से मयंक को निशा ही ज़्यादा खूबसूरत लगती थी और वह हमेशा उसके करीब आने की कोशिश किया करता था। लेकिन निशा उतना ही उससे दूर दूर रहती थी, तो उसे पाने के लिए मयंक की ललक और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसने मन ही मन यह तय कर लिया था कि एक ना एक दिन वह उसकी खूबसूरती का रसपान करके रहेगा। इसलिए तो जब से उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई थी, तो वह बीच बीच में उसे लेकर मायके आता रहता था। इस दौरान वो अपनी साली को प्रभावित करने की कोशिश करता रहता था। निशा इन बातों का अर्थ नहीं समझती थी। वह सोचती थी कि जीजा जी उसका बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए उसके लिए तरह तरह के उपहार लाते हैं। कभी उन लोगों को डिनर पर लेकर जाते हैं, तो कभी पिकनिक का प्रोग्राम बना लेते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे का कारण एक ही था कि मयंक अपनी साली को रिझाने की कोशिश कर रहा था। निशा वैसे तो अपनी सहेलियों के बीच अपने जीजा जी की बहुत तारीफ किया करती थी। उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि उन्हें इतना अच्छा दामाद मिला है, जो आए दिन घर चला आता है और उन लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत करता है। लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं था कि मयंक की नज़र निशा पर है। इस बार होली में मयंक ने सुबह सवेरे मालपुआ, गुजिया, शाही पनीर, आलू दम का नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में जाकर सबसे छिपकर थोड़ी शराब पी ली थी, जिसके कारण उसे हल्का हल्का नशा हो गया था। जब उसकी नज़र निशा पर पड़ी तो वह अपनी सुध बुध ही खो बैठा। आज निशा ने वाइट कलर की कुर्ती पहनी थी, जिसके गले पर रंग बिरंगे धागों से फूलों की कढ़ाई की गई थी। वाइट कलर के चूड़ीदार में उसके मजबूत पांव उभर कर बाहर आ रहे थे। इसके साथ ही उसने इंद्रधनुष के समान लहराता हुआ दुपट्टा ले रखा था। बालों में तेल लगाकर वह सुंदर लग रही थी। कानों में उसने बड़े बड़े झुमके पहन रखे थे। झील सी गहरी आंखों को गहरा काला और भी ज़्यादा चंचल बना रहा था। वह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। आज तो वह मयंक को किसी झील में छिपे हुए ताजे गुलाब सी लग रही थी।
मयंक उसे देखकर बेकाबू सा हो गया था। वह सही मौके की तलाश में था। आज सुबह से ही वह रंग लगाने के बहाने उसे छूने ही वाला था, लेकिन अभी तक निशा होली खेलने के लिए मैदान में नहीं उतरी थी, बल्कि घर के कामों में अपनी माँ की मदद कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे बेटा देखना, यहाँ पर घी खत्म हो गया है, थोड़े पकवान और बनाने हैं। एक काम कर, तू स्टोर से घी का डिब्बा निकाल कर ले आ। बाहर बैठे मयंक के कानों में भी यह आवाज़ पड़ चुकी थी। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वह सोचने लगा कि निशा को एकांत में दबोचने का इससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए वह भी निशा के पीछे पीछे स्टोर रूम की ओर बढ़ने लगा। निशा चली जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पीछे पलट कर देखा तो मयंक एक दीवार की आड़ में छिप गया। थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद फिर से स्टोर रूम की ओर बढ़ने लगी। मयंक के दिल की धड़कनें पल पल बेकाबू होती जा रही थी। आने वाले पलों को सोचकर वो रोमांचित हो रहा था। जैसे ही निशा स्टोर रूम के भीतर गई, वैसे ही मयंक ने अंदर जाकर उसे पीछे से दबोच लिया। निशा एकदम से चौंक गई। घबराकर वह पीछे पलटी। तब तक मयंक ने उसका दुपट्टा खींचकर उसका हाथ बांध दिया। निशा अचानक से हुए इस प्रहार से खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि तब तक वो मयंक की चंगुल में थी। अब उसे सारा माजरा समझ में आ चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मयंक ज़बरदस्ती उसे अपने करीब खींचने की कोशिश करने लगा। उसकी साली गुस्से में चीख पड़ी और कहने लगी, जीजा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। अगर दीदी को पता चल गया तो उन पर क्या बीतेगी। उसके जीजा जी ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, तुम्हारी दीदी को पता चल गया तो भी वो मेरा क्या बिगाड़ पाएगी? अरे वह माँ बनने वाली है। यहाँ तो अकेली औरत में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह पति को छोड़ दे, तो फिर वह मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। देखो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। एक बार तुम मेरी बन जाओ तो फिर महंगे महंगे उपहारों से तुम्हारी ज़िंदगी संवार दूंगा। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह उस हैवान की पकड़ से कैसे छूटे। तभी निशा ने उसके घुटनों के बीच में जोर से लात मारी तो वह दर्द से तिलमिला उठा। निशा को मौका मिल चुका था। वह उसे एक लात मारकर फर्श पर गिराकर वहाँ से बाहर की ओर भाग खड़ी हुई। बाहर निकलते ही वह अपने पापा से टकराई तो घबराई हुई सी आवाज़ में बोली, पापा, वो जीजा जी। बेटी की यह हालत देखकर अब उसके पिताजी को कुछ और सुनने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। वो क्रोध से तमतमाते हुए स्टोर रूम में पहुँचे तो मयंक फर्श पर पड़ा करा रहा था। उन्होंने तड़ापड़ उस पर तमाचे बरसाने शुरू कर दिए। मयंक को तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वह सोच रहा था कि जोर ज़बरदस्ती से अपनी साली को हासिल कर लेगा। उसके बाद बदनामी के डर से उसकी साली चुप रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो पासा उल्टा ही पड़ गया था। मुनीश जी ने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया था। उन्होंने इस बात की कोई चिंता नहीं की थी कि ऐसा करने से उनकी बड़ी बेटी का घर उजड़ जाएगा, क्योंकि वह एक ऐसे घटिया इंसान के साथ अपनी बेटी को रहने नहीं देना चाहते थे। जब काजल को यह सब पता चला तो उसके भी होश उड़ गए थे कि उसका पति कैसा है। लेकिन फिर भी उसने अपने पापा से कहा कि पापा, आप मुझे भरोसा दिलाइए कि इस हैवान को सज़ा मिलेगी, वरना आज इसने मेरी बहन के साथ गलत हरकत की तो कल को यह किसी और लड़की को अपना शिकार बनाएगा। मुनीश जी को आज अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व हो रहा था। उनकी बड़ी बेटी ऐसी अवस्था में भी अपराधी को सज़ा दिलवाना चाहती थी और छोटी बेटी ने आज अपनी बहादुरी से अपनी इज्जत बचाई थी। खैर, मयंक को जेल की सज़ा हुई। अपनी कुत्सित भावनाओं के कारण आज वह ना घर का रहा था ना घाट का रहा था। उसके घर वालों ने भी उससे सारे संबंध समाप्त कर लिए थे, क्योंकि उसकी वजह से उसके परिवार की काफ़ी बदनामी हुई थी। काजल ने भी पति से तलाक ले लिया था। समय पूरा होने पर उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। काजल अपने बेटे की परवरिश में जुट गई थी। उसके माता पिता
उसका साथ दे रहे थे। अब जब इस घटना को 5 साल हो गए थे, तब मुनीष जी ने काजल के लिए रिश्ता देखना शुरू किया। जल्द ही उन्हें अनिकेत पसंद आ गया। अनिकेत की एक बेटी थी और उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी। अनिकेत बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का इंसान था। उन्होंने रिश्ते की बात चलाई। फिर जल्दी ही अनिकेत और काजल की शादी हो गई। काजल आज अपनी ज़िंदगी में अपने पति और दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी जी रही थी। अगर बदनामी के डर से या अपनी गिरफ्ती बचाने के चक्कर में वह उस समय चुप रह जाती, अपराधी को सज़ा दिलवाने की बात ना करती, तो शायद आज भी उस घटिया इंसान के साथ घुट घुट कर रह रही होती। दोस्तों, गलत तो गलत ही होता है ना, फिर चाहे वह कोई अपना करे या पराया। इसलिए गलत करने वाले को उसके अपराध की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।